साल 2021 में क्लेयर नाम की एक लड़की वीनस टाउन की ओर जा रही होती है। रास्ता लंबा होने की वजह से रात हो जाती है, इसलिए वो एक सुनसान मोटेल में रुकने का फैसला करती है। वहाँ रिसेप्शन पर कोई नहीं होता तो वो घंटी बजाती है जिस पर 3 मुस्कुराते चेहरों का स्टिकर लगा होता है। थोड़ी देर बाद शेल नाम की एक लड़की आती है और उसे कमरा देती है। क्लेयर उससे वीनस टाउन का रास्ता पूछती है तो शेल उसे सबसे छोटा रास्ता बताती है और कहती है कि वो वहीं पली बढ़ी है। रात में जब क्लेयर आराम कर रही होती है तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से एक अजीब आवाज पूछती है, क्या पैमेला यहाँ है? क्लेयर कहती है कि गलत कमरा है। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर से दस्तक देती है और वही सवाल दोहराती है। क्लेयर घबरा जाती है और झरोखे से देखने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं देता। वो दरवाजा खोलकर बाहर देखती है मगर वहाँ भी कोई नहीं होता। वो वापस कमरे में चली जाती है। इसी बीच जब क्लेयर बाथरूम में होती है तो कोई बाहर से दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वो मुड़ती है उसके सामने एक खौफनाक नकाब पहने लड़की खड़ी होती है जिसे पिन अप गर्ल कहा जाता है। अगले ही पल क्लेयर खुद को एक गंदी और अंधेरी जगह पर कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। उसकी नज़र भी ठीक से नहीं आती क्योंकि उसके पास चश्मा नहीं होता। तभी डॉलफेस नाम की एक और लड़की आती है और उसे उसका चश्मा पहनाती है। डॉलफेस उसके बालों को सहलाते हुए उसे ध्यान से देखती है। क्लेयर रोते हुए पूछती है कि उसे ही क्यों चुना गया। डॉलफेस बहुत ठंडे अंदाज में जवाब देती है, क्योंकि तुम यहाँ हो। इसके बाद वो उसे चाकू मार देती है और क्लेयर कुछ देर तड़पने के बाद मर जाती है। कमरे के पीछे स्केयरक्रो और पिन अप गर्ल इस हत्या का जश्न मनाते हैं। वर्तमान समय में माया नाम की लड़की इन तीनों कातिलों से भागने की कोशिश कर रही होती है और वो पिन अप गर्ल को मारने में कामयाब हो जाती है, जो असल में शेल ही होती है। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर देखती है कि स्केयरक्रो गुस्से में किसी चीज पर कुल्हाड़ी चला रहा है और फिर शेल की लाश उठाकर ट्रक में डाल देता है। कातिल वहां से चले जाते हैं और माया जंगल में अकेली भटकने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है तो वो तुरंत छिप जाती है। शेरिफ रोडर वहां से गुजरता है लेकिन उसे देख नहीं पाता। उसके जाने के बाद माया आगे बढ़ती है और एक पुराना चर्च ढूंढ लेती है। वो अंदर जाकर इधर उधर देखती है और पियानो को छूती है, तभी ग्रेगरी वहां आ जाता है। वो उसे जिंदा देखकर हैरान होता है। माया वहां से भागने का रास्ता ढूंढती है लेकिन ग्रेगरी दरवाजे के सामने खड़ा होता है। वो 2 ग्लास में शराब डालता है और कहता है कि यहाँ कोई नकाब नहीं है, जिससे साफ हो जाता है कि वही स्केयरक्रो है। वो शेल की याद में जाम उठाता है और माया से भी ऐसा करने को कहता है। साथ ही उसके बॉयफ्रेंड का जिक्र करता है जिसे इन कातिलों ने पहले मार दिया था। माया कहती है कि उसने शेल को जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन ग्रेगरी उस पर भरोसा नहीं करता और उसे बाहर निकाल देता है। माया जान बचाकर भागती है। इसी बीच रोडर को खबर मिलती है कि माया गायब हो गई है और वो अपने लोगों को उसे ढूंढने के लिए कहता है। तभी माया जंगल से निकलकर सड़क पर आती है और पुलिस की गाड़ी देखकर रुक जाती है। रोडर उसे गाड़ी में बैठा लेता है और उसकी कहानी सुनता है। माया बताती है कि उसे कातिलों का ठिकाना पता है, लेकिन वो तभी बताएगी जब उसे उसकी बहन के पास ले जाया जाएगा। माया फोन मांगती है लेकिन रोडर बहाना बनाता है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है। फिर वो फर्स्ट एड किट मांगती है तो रोडर उसे लाने के लिए गाड़ी से उतरता है। मौका पाकर माया ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है और गाड़ी लेकर भाग निकलती है। रास्ते में उसे पुलिस रेडियो से पता चलता है कि और भी लाशें मिली हैं और पुलिस उसे ही ढूंढ रही है। तब उसे समझ आता है कि रोडर खुद इन कातिलों की मदद कर रहा है। वो गाड़ी में कुछ काम की चीज ढूंढ रही होती है, तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। उसी वक्त स्केयरक्रो वहां पहुंचता है, उसे गाड़ी से बाहर घसीटता है और माया पूरी ताकत से मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कमजोर पड़ जाती है। स्केयरक्रो उसे ट्रक के पीछे बांध देता है और गाड़ी तेजी से वहां से निकल जाती है। आगे कहानी में जब माया होश में आती है तो वो अपने आसपास देखती है और उसके पास ही शेल की लाश पड़ी होती है। वो गौर करती है कि शेल की कलाई पर एक स्माइली फेस का टैटू बना हुआ है। तभी एक फ्लैशबैक सामने आता है जिसमें पता चलता है कि ग्रेगरी असल में शेरिफ रोडर का बेटा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ग्रेगरी ने तमारा नाम की अपनी एक क्लासमेट की हत्या कर दी थी। केस कोर्ट में जाता है और जज उसे जेल भेजना चाहता है, लेकिन कानून के मुताबिक कम उम्र के अपराधियों को सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। साथ ही शेरिफ रोडर की छवि बहुत साफ सुथरी होती है, इसलिए जज फैसला सुनाता है कि ग्रेगरी अपने पिता की निगरानी में ही रहेगा, लेकिन चेतावनी देता है कि अगर उसने एक और अपराध किया तो उसे 18 साल की उम्र तक जेल भेज दिया जाएगा। कुछ हफ्तों बाद ग्रेगरी जंगल में एक आदमी को कुल्हाड़ी से मार देता है और शेल पेड़ के पीछे से ये सब देखती रहती है। बाद में वो उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर लाश को पत्तों से ढक देते हैं। उसी शाम रोडर उस लाश को ढूंढ लेता है और समझ जाता है कि उसके बेटे की हालत बहुत खतरनाक है, लेकिन वो उसे खोना नहीं चाहता। इसलिए वो एक सौदा करता है। वो ग्रेगरी के सारे अपराधों को छुपाएगा, लेकिन बदले में ग्रेगरी को एक नियम मानना होगा कि वो अपने शहर के किसी भी लोकल को नहीं मारेगा, सिर्फ बाहर से आने वाले लोगों को ही निशाना बनाएगा। वर्तमान में वापस आते हैं, जहां स्केयरक्रो और डॉलफेस माया और शेल की लाश को अपने ठिकाने पर ले आते हैं।
स्केरक्रो शेल को आखिरी बार अलविदा कहता है और फिर वुड चिपर मशीन चालू कर देता है, जिसमें शेल की लाश को पीस दिया जाता है। मशीन से निकलते खून को देखकर माया घबरा जाती है और रोने लगती है। इसके बाद स्केरक्रो अपनी कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से माया के सिर पर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। सुबह के समय रॉडर एक लोकल डाइनर में नाश्ता कर रहा होता है। तभी वहां माया की बहन डेबी अपने पति हावर्ड और उनके बॉडीगार्ड मार्कस के साथ पहुंचती है। हावर्ड सबको माया की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि कुछ दिन पहले इसी शहर में उसके बॉयफ्रेंड की हत्या हो चुकी है, इसीलिए वे लोग माया को ढूंढने आए हैं ताकि उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। डाइनर में मौजूद सभी लोग चुप रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। मजबूर होकर डेबी सबके सामने मदद की गुहार लगाती है। तभी एक वेट्रेस बताती है कि कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात माया से हुई थी जब वो यहाँ खाना खाने आई थी, लेकिन बाकी लोग उसे घूरने लगते हैं, जिससे वो डर जाती है और आगे कुछ नहीं बताती। बाद में जब वो वेट्रेस अकेले ब्रेक पर होती है तो डेबी उससे फिर बात करती है और सच्चाई जानने की कोशिश करती है। वेट्रेस बताती है कि इस शहर में कई सालों से हत्याएं होती आ रही हैं, लेकिन आमतौर पर यहाँ के लोकल लोगों को नहीं मारा जाता। वो ये भी कहती है कि रॉडर को यहाँ की हर बात पता होती है, इसलिए वही उनकी मदद कर सकता है। इसी दौरान माया होश में आती है और दर्द से कराहती है। वो देखती है कि स्केरक्रो उसकी कलाई पर वही स्माइली फेस का टैटू बना रहा है। दर्द और डर के कारण वो फिर से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ डेबी और उसका परिवार रॉडर की गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। रॉडर उन्हें चकमा देते हुए मॉर्ग तक पहुंचता है, जहां डिप्टी टॉमी उसे 3 लाशें दिखाता है जो उसे लेक हाउस से मिली थीं। टॉमी बताता है कि ये सभी लोकल लोग हैं और उसे यकीन है कि ये सब ग्रेगरी ने किया है, क्योंकि वो पहले भी रॉडर की मदद करता रहा है। लेकिन अब नियम टूट चुका है, इसलिए वो स्टेट पुलिस को बुलाने की बात करता है। इतना सुनते ही रॉडर अचानक एक मेडिकल ड्रिल उठाता है और टॉमी की सिर में घोंपकर उसे मार देता है। इसके बाद वो उसकी लाश को बैग में डालकर अपनी गाड़ी तक घसीट कर ले जाता है, जबकि डेबी और उसका परिवार दूर से ये सब देख रहे होते हैं। कुछ समय बाद माया फिर से होश में आती है और स्केरक्रो को देखकर डर जाती है। वो एक मेज से पिनअप गर्ल का मास्क उठाता है और माया को पकड़ लेता है। माया पूरी कोशिश करती है खुद को छुड़ाने की, लेकिन वो नाकाम रहती है। स्केरक्रो जबरदस्ती उसे मास्क पहनाता है, उसके बालों को सहलाता है और फिर उसे किस करता है। माया उसे लात मारती है और मास्क उतार देती है, जिससे गुस्से में स्केरक्रो कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। शाम के समय स्केरक्रो और डॉलफेस माया को घसीटकर ट्रक तक लाते हैं और फिर से उसे मास्क पहनने के लिए मजबूर करते हैं। साफ हो जाता है कि वे माया को नई पिनअप गर्ल बनाना चाहते हैं। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 12 साल पहले जब शेल और ग्रेगरी किशोर थे, वे एक गैस स्टेशन पर अपने अगले शिकार की तलाश कर रहे थे। शेल को भूख लगती है तो वो अंदर जाकर कुछ खाने का सामान लेने लगती है। तभी एक लड़का उसके पास आता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में आकर बीच में टोक देती है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। शेल वापस बाहर आकर ग्रेगरी को सब बताती है। थोड़ी देर बाद वो कपल भी बाहर आ जाता है और अभी भी झगड़ रहा होता है। ये देखकर ग्रेगरी कहता है कि उसे ये दोनों पसंद है, यानी वही उनके अगले शिकार बनने वाले हैं। इसके बाद मोटेल में ग्रेगरी और शेल अपने चाकू निकालते हैं और उस कपल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, जहां वे तमारा के बारे में पूछते हुए अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आगे की कहानी में दिखाया जाता है कि जब ग्रेगरी और शेल उस कपल के कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं और कोई जवाब नहीं मिलता तो वे जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह जाते हैं। लड़की पहले ही अपने बॉयफ्रेंड को मार चुकी होती है। ग्रेगरी और शेल एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर शेल उस लड़की को कुछ खाने का सामान ऑफर करती है, जैसे उसे अपने खतरनाक ग्रुप में शामिल होने का निमंत्रण दे रही हो। वर्तमान में ट्रक एक गैस स्टेशन के पास रुकता है, जहां ये तीनों अलग अलग लोगों को आते जाते देखते रहते हैं। कुछ समय बाद जब डॉलफेस और स्केरक्रो को एक कपल पसंद आता है तो वे उनका पीछा करते हुए मोटेल तक पहुंचते हैं। डॉलफेस माया को आदेश देती है कि वो दरवाजे पर 3 बार दस्तक दे। माया ऐसा ही करती है और फिर डॉलफेस तमारा के बारे में पूछती है। अंदर से कपल कहता है कि उन्होंने गलत कमरा चुना है, लेकिन वे फिर से वही प्रक्रिया दोहराते हैं। जब कपल दूसरी बार भी मना करता है तो स्केरक्रो गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है। वो महिला को दीवार से दे मारता है और आदमी को भी मारकर बेहोश कर देता है। कुछ ही मिनटों बाद दोनों को बांध दिया जाता है। महिला रोते हुए रहम की भीख मांगती है। स्केरक्रो उन्हें ध्यान से देखता है और फिर माया को आगे लाता है। वो माया के हाथ खोल देता है और उसे आदेश देता है कि वो इन दोनों में से किसी एक को मार दे। माया पीछे हट जाती है और साफ मना कर देती है। इस पर स्केरक्रो उसे धक्का देता है और खुद उस आदमी को मार डालता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड सब कुछ देखती रहती है। आदमी जल्दी मर जाता है, लेकिन स्केरक्रो उसके शव पर बार बार वार करता रहता है। इसी बीच माया मौका देखकर डॉलफेस के चाकू को उठा लेती है और उसी से उस पर वार कर देती है। डॉलफेस गिर पड़ती है और माया गुस्से और डर में उसका सिर जमीन पर बार बार पटककर उसे मार देती है। ये सब करने के बाद माया खुद भी सदमे में चली जाती है। स्केरक्रो इस काम से प्रभावित होता है और फिर माया को उस रोती हुई महिला के पास ले जाता है। वो उसे भी मारने के लिए कहता है,
लेकिन माया फिर मना कर देती है क्योंकि वो किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तब स्केरक्रो उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उससे उस महिला पर वार करवाता है। वो महिला धीरे धीरे मरती है और स्केरक्रो उसकी ठुड्डी उठाकर उसकी आंखों में देखता रहता है। इसके बाद वो माया से पूछता है कि उसे कैसा महसूस हुआ, और जैसे ही वो चाकू निकालता है, खून देखकर माया फिर पीछे हट जाती है। इसके बाद दोनों वहां से ट्रक लेकर निकल जाते हैं। उसी समय रोडर ग्रेगरी को फोन करता है और बताता है कि माया का परिवार उसका पीछा कर रहा है। वो कहता है कि वो उन्हें सॉमिल तक ले जाएगा। रोडर अपनी गाड़ी लेकर इधर उधर घूमता है, एक सही जगह देखकर गाड़ी छुपा देता है और उसकी लाइट बंद कर देता है। कुछ देर बाद डेबी की गाड़ी भी वहां पहुंचती है, लेकिन उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो समझती है कि रोडर आगे निकल गया है और मार्कस से कहती है कि आगे बढ़ो। आखिरकार वे लोग एक ट्रेलर तक पहुंचते हैं। मार्कस को शक होता है क्योंकि रोडर की गाड़ी वहां नहीं है। वो हावर्ड को एक बंदूक देता है और खुद जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। मार्कस ट्रेलर के अंदर जाता है और पहले ये सुनिश्चित करता है कि वहां कोई खतरा नहीं है, फिर हावर्ड और डेबी को अंदर आने के लिए कहता है। वो उनसे कहता है कि दरवाजा बंद करके अंदर ही रहें, जबकि वो रोडर को ढूंढने जाएगा। कुछ मिनट बाद मार्कस एक छोड़ी हुई सॉमिल तक पहुंचता है। वहां उसे जमीन पर खून से सना एक खाली बैग मिलता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि एक मशीन अभी भी चल रही है और उसके ब्लेड पर बहुत सारा खून लगा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ किसी इंसान के शरीर के टुकड़े हैं। अचानक रोडर वहां आ जाता है और बंदूक तानकर मार्कस को अपना हथियार फेंकने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही मार्कस निहत्था होता है, रोडर उसे 2 गोलियां मारकर खत्म कर देता है और सॉमिल का दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ स्केरक्रो ट्रक को ट्रेलर के पास लाकर खड़ा करता है और माया को बांधकर बाहर निकलता है। पास ही रोडर ये सब देख रहा होता है। स्केरक्रो ट्रेलर के चारों तरफ घूमते हुए दरवाजों पर जोर जोर से मारता है और अपनी कुल्हाड़ी से दीवारों को खरोचता है। अचानक वो एक खिड़की तोड़ देता है, जिससे अंदर मौजूद कपल डर के मारे गिर पड़ता है। वो एक एक करके सभी खिड़कियां तोड़ देता है। हावर्ड उस पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर स्केरक्रो ट्रक में बैठता है और तेज रफ्तार से ट्रेलर में टक्कर मार देता है, जिससे ट्रेलर पलट जाता है। टूटे हुए कांच के टुकड़े हावर्ड के चेहरे को बुरी तरह घायल कर देते हैं। डेबी उसे कहती है कि उन्हें भागना होगा, लेकिन तभी स्केरक्रो अंदर आ जाता है। हावर्ड उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। इसका फायदा उठाकर स्केरक्रो उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। कुछ देर बाद माया देखती है कि स्केरक्रो ट्रेलर से बाहर निकल रहा है और उसके साथ डेबी भी है। वो माया की आंखों में देखते हुए उसकी बहन को चाकू मार देता है। ये देखकर माया सिर्फ कांपती रहती है और रोने लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। इसके बाद स्केरक्रो डॉलफेस की लाश को उठाता है और माया के हाथों की रस्सियां खोल देता है। आगे की कहानी में स्केरक्रो माया के हाथ खोलने के बाद उसके पास एक चाकू छोड़ देता है और डॉलफेस की लाश को घसीटते हुए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रोडर भी वहां से निकल जाता है। अब माया पूरी तरह टूट चुकी होती है, लेकिन धीरे धीरे खुद को संभालती है। वो अपनी बहन डेबी की लाश को ट्रक में रखती है और वहां से निकल पड़ती है, ये सोचकर कि अब वो घर वापस जाएगी। लेकिन रास्ते में अचानक वो गाड़ी रोक देती है। उसके अंदर बदले की आग भड़क उठती है और वो फैसला करती है कि अब वो भागेगी नहीं, बल्कि उन कातिलों से बदला लेगी। रास्ते के साइन बोर्ड पहचानकर माया फिर से उसी जगह लौटती है और जमीन में छिपे हुए ठिकाने के हैच को ढूंढ लेती है। वो ट्रक से मिली बंदूक अपने साथ लेकर नीचे उतरती है। अंदर का ठिकाना काफी बड़ा और डरावना होता है। चारों तरफ जंजीरें और अजीब चीजें पड़ी होती हैं। माया सावधानी से आगे बढ़ती है और सही जगह तलाशने लगती है। आखिरकार उसे एक तेज रोशनी के नीचे रखी कुर्सी दिखाई देती है और उसे कुछ आवाज भी सुनाई देती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और देखती है कि रोडर वहां बैठा शराब पी रहा है और रेडियो सुन रहा है। रोडर भी उसे देख लेता है, लेकिन प्रतिक्रिया करने से पहले ही माया तेजी से गोली चलाकर उसे मार देती है। इसके बाद वो उस कुर्सी को ध्यान से देखती है और वहां बंधी हुई रस्सी को पहचान जाती है, जिससे उसे एहसास होता है कि यही वो जगह है जहां उसे पहले कैद करके रखा गया था। इसके बाद माया पीछे की तरफ बने एक रास्ते से आगे बढ़ती है और ग्रेगरी के निजी कमरे तक पहुंचती है। कमरे की दीवारों पर अजीब और डरावने शब्द लिखे होते हैं। वहां कई मोमबत्तियां जली होती हैं और शेल की तस्वीरें, उसकी निजी चीजें और कुछ डरावनी ड्राइंग्स रखी होती हैं। तभी स्केरक्रो यानी ग्रेगरी वहां आ जाता है और बैठकर कहता है कि अब माया के अंदर सिर्फ दर्द बचा है, लेकिन माया उसे सुधारते हुए कहती है कि अब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। ग्रेगरी दावा करता है कि उसने माया को आजाद कर दिया है। माया उससे कहती है कि वो अपना मास्क उतारे। ग्रेगरी ऐसा करता है और बताता है कि माया उसकी पहली शिकार है जो अब तक जिंदा बची है। वो ये भी कहता है कि शेल ही उसके अंधेरी जिंदगी में एकमात्र रोशनी थी। माया कहती है कि वो उसे मारने आई है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसके परिवार और बॉयफ्रेंड के मर जाने के बाद ग्रेगरी ही आखिरी चीज है जो उसके पास बची है। इसी दौरान वो अपनी बंदूक नीचे गिरा देती है क्योंकि उसमें गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। ग्रेगरी उसके करीब आता है जैसे उसकी खुशबू महसूस कर रहा हो और दोनों अपने अपने अकेलेपन में एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रेगरी का ध्यान भटकता है, माया मौका देखकर उसे चाकू मार देती है। वो जमीन पर गिर जाता है।
मरने से पहले ग्रेगरी कहता है कि अब दोनों एक जैसे हो चुके हैं। इसके बाद माया कुल्हाड़ी उठाकर उसे खत्म कर देती है। अगली सुबह माया उस ठिकाने से बाहर निकलती है और उसके हाथ में ग्रेगरी का मास्क होता है, ये दिखाते हुए कि अब वो पहले जैसी नहीं रही। और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।